अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम बेसिकली अपनी जो शौक एंड मैनेजमेंट की जो वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हैमरेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो हैमरेज के बारे में आप सबको तो पता ही है कि व्हाट इज हैमरेज। इट इज कंडीशन इन विच यू ब्लीड एक्सेसिवली। ठीक है, तो ये हैमरेज होता है। हेमरेज की कौन-कौन सी टाइप है? हेमरेज की इट्सेल्फ कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेमरेज क्या होता है, कि ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसको हम हेमरेज कहते हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी रिवील्ड हेमरेज भी है, ठीक है? रिवील्ड हेमरेज। रिवील्ड का मतलब ज़ाहिर होना। दैट मीन्स कि ये उस हेमरेज की बात हो रही है जो कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो ज़ाहिर बात है जब हुआ है तो मे बी देयर आर हायर चांसेस कि उसको एक्सटर्नल इंजरीज हुई हैं। एक्सटर्नल इंजरीज होने के बायस उसको हैमरेज हुआ है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, इसको हम रिवील्ड हैमरेज कहते हैं। ठीक है, यू कैन से इट इज एक्सटर्नल हैमरेज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो कंसील्ड हैमरेज। ठीक है, सील्ड का मतलब कि एक पैक्ड हेमरेज। दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ हेमरेज दैट अकर्स विद इन योर बॉडी कैविटी। इंटरनल ब्लीडिंग आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो कंसील्ड हेमरेज ये होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इन केस ऑफ यू कैन से अरोटिक रप्चर, अरोटा रप्चर हो जाता है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग ही कंसीडर होता है। ब्रेन हेमरेज होता है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग ही कंसीडर होता है। तो वो सारी की सारी जो है कंसील्ड हेमरेज की टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो प्राइमरी हेमरेज। व्हाट इज प्राइमरी हेमरेज? Primary hemorrhage is a hemorrhage or bleeding occurs immediately after surgery or as a contraindication of intraoperating bleeding। ठीक है, प्राइमरी हेमरेज का मतलब ये कि ड्यूरिंग द सर्जरी जो ब्लीडिंग हो रही थी, जारी बात है जब आप सर्जरी कट करते हो तो सर ब्लीडिंग तो होती है। उसको आप स्टॉप करने के लिए डायथर्मी करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट मेथड अपनाते हो। ठीक है, आपने वो ठीक कर लिया, लेकिन चूंकि सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसमें होता है ये कि बाज़ वक़्त कभी-कभी पेशेंट का बीपी शूट कर जाता है, जिसकी वजह से वो जो कोएगुलेशन हुई हुई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये है वो हेमरेज है जो कि इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ हेमरेज और ब्लीडिंग अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी और एज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है प्राइमरी हेमरेज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रिएक्शनरी ब्लीडिंग या हेमरेज। ठीक है, दिस ब्लीडिंग रेफर्स टू ब्लीडिंग अकरिंग विद इन द 24 आवर ऑफ सर्जरी। 24 घंटों के दौरान दौरान जो आपको ब्लीडिंग होती है आफ्टर सर्जरी, उसको हम रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। इट इज यूजुअली काज बाय डिसलॉजमेंट ऑफ द क्लॉट। फॉर एग्जांपल एक जख्म था, उसको आपने स्टिच कर दिया, सारी बात है वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होगी, किसी भी वजह से मूवमेंट की वजह से वो जो क्लॉट फॉर्मेशन थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक ये रीजन है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल whenever you have to perform a surgery, a patient have a blood pressure of lower than normal। ठीक है, that means कि उसका slightly hypotension था। जैसे ही hypotension नॉर्मल की तरफ आया तो वो क्या होगा, जो ऑलरेडी ब्लड वेसल रप्चर थी या यूं कह लो कि वाउंड था, वो दोबारा से उसको प्रेशर हाई फील हुआ, तो वो डिसलॉजमेंट हो जाएगी वहां पर भी। तो यू कैन से कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज आल्सो अ काज ऑफ रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वेजोडाइलेशन। जब कभी भी वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है उससे होता ये है कि जो क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है वो डिस्टर्ब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और एंड फिर स्लिपेज ऑफ द लिगाचर, इट इज आल्सो अ कॉज ऑफ
रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो सेकेंडरी हेमरेज है। ठीक है, secondary hemorrhage is it refers to the bleeding that caused by sloughing of the wall of the vessels। किसी भी वजह से वो कह रहे हैं ना कि सेकेंडरी मतलब कि कोई और वजह से हेमरेज होना, that is called secondary hemorrhage। और ये मेनली bleeding we refer caused by sloughing of the wall of the vessels may be due to pain। जब आप कभी भी सर्जिकली इंसिजन करते हो ना, जब इंसिजन करते हो तो होता क्या है कि आप वेसल्स को काटते हो। जाहिर बात है छोटी छोटी वेसल जो आती हैं रास्ते में वो कट नहीं होती हैं, तो वो जब वॉल ऑफ द वेसल स्लफिंग होती है तो होता क्या है भाई, वो इंटैक्ट तो रहती नहीं है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेमरेज। ठीक है, इट यूजुअली occurs 7 to 14 days after injury। ठीक है, ये इसकी रीजन है। ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर नेक्रोसिस, प्रेशर सोर्स हम देखेंगे आगे, प्रेशर नेक्रोसिस। ठीक है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, या रा सरफेस हो सकती है जो कि हमारे क्लोट को डिसइंटीग्रेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी रीजन है सेकेंडरी हेमरेज की। अच्छा, अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन क्या होता है कि हमने हेमरेज को कंट्रोल कैसे करना है। डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारी 4 सेंट्रल स्ट्रेटजीज हैं जिसके जिसके बलबूते पर हम जो है वो डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, रिससिटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है, हमने तो पहले एंटीसिपेट करना है एंड ट्रीट द एक्यूट ट्रॉमेटिक कोएगुलोपैथी। ठीक है, एंटीसिपेट करना है। ठीक है, एंड वी हैव टू ट्रीट द कोएगुलोपैथी रिलेटेड हेमरेज। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को इनीमिया है या उसमें कोएगुलेशन डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, तो हमने उसको कोएगुलेट एजेंट देने हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रोमेटिक कोएगुलोपैथी को हमने ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रिमिसिव हाइपोटेंशन अंटिल द हेमरेज कंट्रोल, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, प्रिमिसिव हाइपोटेंशन अंटिल द हेमरेज कंट्रोल। अब परमिसिव हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, परमिसिव हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया है जो मैसिव ब्लीडिंग के साथ आया है। अब जब ब्लीडिंग होती है ना तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो कंपेंसेशन का मैकेनिज्म चालू हो जाता है। ठीक है, अब उस ब्लीडिंग को स्लो डाउन करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो हाइपोटेंशन काज करती है, हाइपोटेंशन। क्योंकि ये हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर रही है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम उस मैकेनिज्म को तब तक ना छेड़ें जब तक उसका कोई हमें ये लगे कि अब इसका कोई फायदा नहीं है मजीद। ठीक है, अब परमिसिव हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि हमने हमने एक्सेप्ट करना है कि ये पेशेंट के लिए सही है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द पेशेंट हैव हाइपोटेंशन बिलो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हमने उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि वेन एवर योर बीपी विल बी नॉर्मलाइज देन योर क्लोट विल बी डिसलॉज फ्रॉम द पोजीशन। और यही होता है जब हमारी बॉडी मैकेनिज्म को अडॉप्ट करती है, होगा कि हाइपोटेंशन ब्लड फ्लो को स्लो कर देगा। ठीक है, जब स्लो कर देगा तो डेट मीन्स कि रीब्लीडिंग जहां से हो रही है वहां पर भी उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो एक वक्त आएगा वहां पर क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अगर हम उसके बीपी को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, होगा क्या कि वो ब्लीडिंग दोबारा से एक प्रोजेक्टाइल फैशन में शुरू हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द परमिसिव हाइपोटेंशन इज अ लाइफ सेविंग कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमें पेशेंट को हाइपोटेंसिव स्टेट में ही रखना है जब तक उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं जाती, उसके बाद हम मैनेज करेंगे उसके हाइपोटेंशन को। ठीक है, अंटिल द हेमरेज कंट्रोल। ठीक है, ये थी सेकंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद हमने
limits the crystalloid and colloid infusion to avoid dilutional coagulopathy। वो कहता है कि हमें हमने क्रिस्टलोइड्स और कोलॉइड इन्फ्यूजन नहीं देनी या लिमिट कर देनी है, बहुत कम देनी है इन कोएगुलोपैथी एसोसिएटेड हैमरेज। क्यों होता है? क्योंकि जब आपका हैमरेज होता है तो जाहिर बात है उसमें क्लोट प्लेटलेट वगैरह सब कुछ ज़ाया होते हैं। जब वो ज़ाया हो जाते हैं तो एक नॉर्मल, फॉर एग्जांपल यू हैव 100 ग्राम ऑफ कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, अब ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, इन 100 ने नॉर्मल कोएगुलेशन कैस्केड को मेंटेन करना है। अब ब्लीडिंग जब हुई है तो इसमें से 50 चले गए, ठीक है, अब वो 50 जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है कोएगुलेशन करना। अब जब आप क्या करते हो, जब आप क्रिस्टलोइड्स देते हो, एनएस दे दिया आपने, नॉर्मल 0.9% एनएस दे दिया, रिंगर लैक्टेट दे दिया, हार्टमैन सॉल्यूशन दे दिया, क्लोराइड दे दिए, तो होगा क्या कि आप सबको पता है कि वो एक तो पानी है, ठीक है, वो डिल्यूट कर देंगे ब्लड को। तो जब वो डिल्यूट कर देंगे तो वो जो ये 50 ही बचे हुए हैं ना, इनको डिल्यूट कर देंगे, तो दैट विल लीड्स टू डिल्यूशनल कोएगुलोपैथी। ब्लड आगे नहीं था, ठीक है, अब आपने उसको ठोक दिए हैं फ्लूइड्स, तो वो जो बेचारे 50 कोएगुलेशन फैक्टर थे, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, तो वो जो 50 के लिए आगे ही मुश्किल हो रहा था क्लोट बनाना, तो वो डिल्यूट हो गए आगे, वो यूं कह लो कि वो स्कैटर्ड हो गए हैं, ठीक है, पहले ये इकट्ठे थे, ठीक है, ये 100 इकट्ठे थे, ठीक है, ब्लीडिंग हुई, ये 50 ने अपना ग्रुप बना लिया कि अब हमने जुदा नहीं होना, हमने कोशिश करनी है। अब आप पीछे से एक फोर्स ऑफ वाटर आती है, ठीक है, वो क्या करती है, इनको स्कैटर कर देती है। अब एक कहाँ है, एक कहाँ है, एक कहाँ है, तो उसके लिए क्लॉट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट विल लीड्स टू द डिल्यूशनल कोएगुलोपैथी। अगेन देयर आर हायर चांसेस ऑफ, हायर चांसेस नहीं, यहाँ पर आपको रीब्लीडिंग होगी ही होगी, मेरा मानना तो ये है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमने जो सर्जरी का डैमेज कंट्रोल है उसको, जो सर्जरी से डैमेज हुआ है हमने उसको कंट्रोल करना है टू प्रिजर्व द फिजियोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि लिथल ट्राइएड क्या है, ठीक है। तो लिथल ट्राइएड जो है वो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडोसिस, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोएगुलोपैथी, ठीक है, और एंड पे आ जाओ तो हाइपोथर्मिया, ठीक है। हमने एक्सेसिव फ्लूइड नहीं देने, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड क्या करेंगे, वो करेंगे इस ट्रायड को एग्जाजरबेट, ठीक है, कैसे, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी इन एक्टिवेशन को, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो फ्लूइड हम दे सकते हैं, देखो ना, हैमरेज हुआ, हमने वॉल्यूम को रिसिसेट करना है, तो हम फ्लूइड दे सकते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि उसकी तो एक तो उसकी डिल्यूशनल कोएगुलोपैथी हो जाए, ठीक है, और एक ये जो लिथल ट्राइएड है ये एग्जाजरबेट हो जाए। हमने इतने ज्यादा मैसिव क्वांटिटी में फ्लूइड्स नहीं देने, ठीक है। इस वजह से लोग क्यों देते हैं फ्लूइड्स, आप किसी क्वैक के पास चले जाओ, कोई भी आता है, डॉक्टर बैठा है, ब्लीडिंग हुई, उसने ठोक देना है, बीपी लो है, उसने बीपी को नॉर्मल करने के लिए फ्लूइड ठोक देना, लेकिन उसकी यार केमिस्ट्री, इसकी फिजियोलॉजी तो देखो भाई क्या है, हमारी बॉडी एक जब मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने दे रही है तो उसको करने दो, इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। अब जब उसके साथ छेड़छाड़ी करोगे तो बॉडी भी कहेगी ले पुत्र कर ले, हम तू कर ले, मेरी खैर है, बंदे ਨੂੰ जान दे, ठीक है। तो आपने बॉडी के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को देखना है, आपने बॉडी के अडेप्टेशन को देखना है, ठीक है, नेचुरल वे में उसको हील करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाद में मेडिकेशन तो चाहिए चाहिए, तो वो आपने इस चीज को लाजमी देख लेना है। उसके बाद परमिसिव हाइपोटेंशन, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, परमिसिव हाइपोटेंशन क्या होता है, हमने बंदे के ब्लड प्रेशर को एक्सेप्ट करना है कि यार इसका नॉर्मल से बिलो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको ब्लीडिंग हो रही है। अगर हमने इसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया तो देर आर हायर चांसेस की रीब्लीडिंग दोबारा हो जाए, ठीक है। तो ये था हेमरेज के बारे में। अब आ जाओ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं एबीओ सिस्टम को दोबारा नहीं करवा रहा, दोबारा क्या करवाना है सबको पता है, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, एबीओ कंपैटिबिलिटी, रेसिस फैक्टर वगैरह वगैरह, तो वो आप देख लेना क्या होता है क्या नहीं, अगर दोबारा बोल गया तो दोबारा देख लेना, लेकिन थोड़ा सा मैं एंड पे बता दूंगा उसके बारे में। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में आ जाओ, तो सबसे पहले आ जाओ ब्लड एंड
ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा है पैक्ड रेड सेल्स। ठीक है, पैक्ड रेड सेल जो है ये बेसिकली वो सेल जो है वो जिनको हमने पूरे होल ब्लड से सेपरेट किया होता है। हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, उनको सेपरेट करके हम जो रेड ब्लड सेल्स खाली निकालते हैं उनको हम पैक्ड रेड सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इसका जो 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड सेल है वो अबाउट 330 ml होता है, जो कि अबाउट हेमेटोसाइट काउंट जो होता है वो अबाउट 50 to 70% होता है इनमें हेमेटोसाइट काउंट। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है। उसके बाद आ जाओ तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। ठीक है, जिसको FFP भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज रिच इन कोएगुलेशन फैक्टर एक्सेप्ट प्लेटलेट। इसमें क्या होता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं बट नो प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका 1 यूनिट ऑफ फ्रेश प्लाज्मा जो है वो 150 to 250 ml कंसीडर होता है। ठीक है, वी हैव टू कंसीडर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोएगुलोपैथी हेमरेज। इन ट्रीटमेंट ऑफ कोएगुलोपैथी हेमरेज। ठीक है, इसके लिए क्रॉस मैच रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी एबीओ कंपेटिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाओ तो क्रायो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा दैट इज सुपरनेटेंट प्रेसिपिटेट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो क्या है क्रायो precipitate? It is a supernatant precipitate of the fresh frozen plasma and is rich of factor 8 and fibrinogen। ठीक है, तो ये हम उनमें देते हैं, उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें लो फाइब्रिनोजन स्टेट होती है और जिनको इन केस ऑफ पेशेंट हु है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाए तो इनमें भी हम इनको दे सकते हैं। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी पेशेंट जो है उनमें हम क्रायोप्रेस्टेट देते हैं। उसके बाद आ जाओ तो प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा प्लेटलेट्स जो है ये क्या होता है, ये पूल्ड ऑफ द प्लेटलेट जो है जो कंसंट्रेट करते हैं अबाउट 250 into 10 पावर ऑफ 9 सेल्स पर लीटर। ठीक है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो कंसंट्रेशन का कितना होता है, 250 into 10 पावर ऑफ 9 पर लीटर। ठीक है, इनके लिए भी क्रॉस मैच रिक्वायर्ड नहीं होता, बट दे शुड बी एबीओ कंपेटिबल, ये हमने देखना होता है। और ये हम किन पेशेंट्स में देते हैं, ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, और विद प्लेटलेट डिसफंक्शन। ठीक है, प्लेटलेट डिसफंक्शन, उन पेशेंट में जो हम प्लेटलेट्स देते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, जिनकी हमने सर्जरी करनी होती है और हमें पता लगता है कि ही हैज अ प्लेटलेट डिसफंक्शन डिसऑर्डर, देन वी हैव टू गिव द प्लेटलेट्स अलोंगसाइड द सर्जरी। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद आ जाए तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है। ठीक है, पी से प्रोथ्रोम्बिन, सी से कॉम्प्लेक्स एंड सी से कंसंट्रेट्स, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली प्यूरिफाइड कंसंट्रेशन होती हैं जो कि हमने प्लाज्मा से पूल्ड की होती हैं। ठीक है, दैट इंक्लूड्स फैक्टर 2, फैक्टर 9, फैक्टर 10 एंड फैक्टर 7, ये फैक्टर्स इसमें होते हैं।
ठीक है। और ये हम इंडिकेट करते हैं इन इमरजेंसी रिवर्सल ऑफ एंटी कोएगुलेशन थेरेपी इन अनकंट्रोल्ड हेमरेज। किसी बंदे को हमने वारफेरिन दी हुई है ना, तो वो वारफेरिन का एक साइड इफेक्ट होता है, बहुत सीवियर होता है, वही होता है कि वो हेमरेज करवा देता है। तो उस हेमरेज को रिवर्सल करने के लिए इन इमरजेंसी इन सिचुएशन में, in emergency situation we will give the prothrombin complex कंसंट्रेट देते हैं उसमें, ठीक है। बट इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हमने पेशेंट की जान बचानी है तो पैसा क्या मायने रखता है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस क्या है। ये नहीं कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर बंदे को ही ठोक देनी है, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशन ये है कि एक्यूट ब्लड लॉस है, एक्यूट ब्लड लॉस है। उसके बाद पेरी ऑपरेटिव एनीमिया, इनमें हमने देना होता है पेशेंट्स को, ठीक है। सिम्प्टोमेटिक क्रोनिक एनीमिया है, उसको लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया, ठीक है, ये हो गया। और हीमोग्लोबिन लेवल्स पे डिपेंड करता है कि आया कि हमने पेशेंट को जो है रेड ब्लड सेल्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है नहीं। अब इसकी तीन कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज इफ देर इज लोअर देन 6 ग्राम per deciliter of hemoglobin, then the transfusion will be benefit the patient, ठीक है। तो हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं उन पेशेंट में, डेट विल बेनिफिट दैट पेशेंट, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है, इफ द हीमोग्लोबिन विल बी रिजाइड बिटवीन 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो हम उसको चाहे वो ट्रांसफ्यूजन करें या ना करें, वो मे अनलाइकली टू बेनिफिट द पेशेंट। अलबत्ता एल्स के उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप दोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इफ अ पेशेंट हैज greater than 8 gram per deciliter of hemoglobin, then you no need to any transfusion, ठीक है। आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप सबको पता है कि एबीओ ग्रुप मैच होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए। तो वो आप सबने देख लेना है क्या था, एबीओ ग्रुप क्या होते हैं, वो आप सबको पता है यार, 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं हम उस चीज को, ब्लड ग्रुप्स को, तो वो आप सबको पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बेसिकली, इसके कुछ रूल्स हैं, वो लाजमी देख लो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूल, तो सबसे पहला जो रूल है, एवरी पेशेंट शुड बी क्रॉस मैच्ड, ठीक है। हमने क्रॉस मैच करना ही करना है, ठीक है, टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, शुड बी क्रॉस मैच्ड। लेकिन ये क्रॉस मैच जो है ना, ये मिनिमम भी 45 मिनट्स ले लेता है, ठीक है। अब आपके पास एक पेशेंट आया है हेमरेज का, अब आपने उस 45 मिनट्स तक वेट तो नहीं करना, या करोगे वेट, या उसको ब्लीडिंग करवाते रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने इन कंडीशन में क्या करना है, इन कंडीशन में आपने ओ ग्रुप ब्लड देना है, एंड यू ऑल नो दैट ओ ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। वो ओ को भी लगता है, वो ए को भी लगता है, वो बी को भी लगता है, वो ए बी को भी लगता है, वो सबको लगता है। तो ओ ग्रुप के भी दो वेरिएंट्स हैं, ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव, ठीक है। जो ओ नेगेटिव है वो आपने फीमेल्स को देना है, ठीक है। और जो ओ पॉजिटिव है वो आपने मेल्स को देना है, सिंपल। उसके बाद 45 मिनट्स हो गए हैं, 45 मिनट्स के बाद आपने देख लेना है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ठोक देना है ब्लड। तो ये थे रूल्स कुछ। और अब जो कॉम्प्लिकेशन दो तरह की होती हैं, फ्रॉम द सिंगल ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लिकेशन सिंगल ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाओ क्वैक स्टेशन में चले जाओ, क्वैक ब्लड स्टेशन में चले जाओ, वहाँ पर क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी हेमोलाइटिक रिएक्शन होता है। जब कभी भी आप किसी बंदे को गलत ब्लड लगाते हो तो वहाँ पर हीमोलाइटिक
रिएक्शन होगा दैट विल लीड टू द हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, तो वो आपने नहीं करना। तो ये आप यूं कह लो कि हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है। कौन से? हेपेटाइटिस बी एंड सी, नॉट ए एंड नॉट ई, ठीक है, ये बात याद में याद रख लेना। उसके बाद एचआईवी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद मलेरिया हो सकता है। तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी है इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द सिंगल ट्रांसफ्यूजन। अब आ जाओ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस। तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन जब आप करते हो तो ज्यादा चांसेस है कि कोआगुलोपैथी हो जाए, ठीक है। जब आप कभी ज्यादा जब अभी आप ब्लड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ्यूट करते हो तो उसमें कोagulation फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप एक बॉडी को 100 रिक्वायर्ड है, उसने 50 लॉस किए, ठीक है, तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा कि वो उसको 50 मिल गए दोबारा, लेकिन वो 50 और आ गए, एक अनदर ट्रांसफ्यूजन से 50 और आ गए, तो वो बढ़ते जाएंगे। तो वो जब बढ़ते जाएंगे वो डेट विल लीड टू कोएगुलोपैथी, ठीक है। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपरकलीमिया, ठीक है, उसके बाद हाइपोकलीमिया भी हो सकता है, हाइपरकलीमिया हाइपोकलीमिया भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद हाइपोथर्मिया। तो ये सारे complication थी from the multiple transfusion. Hope so you like the video, you understand very well from this. अगर आपने खाली ये वीडियोस ही देख रहे हो ना बस, तो आपके लिए ये भी बहुत इनफ है टू पास द सर्जरी सेक्शन ऑफ द एनआरई, ठीक है। तो मुझे चाहिए सिर्फ आपके लिए आपके पास दुआएं। हमेशा की तरह मैं एंड पर यही कहता हूँ, मुझे और किसी किस्म का लालच नहीं है, बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा जो नॉलेज है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैं आगे कन्वे कर सकूँ। ये सदका जारिया का एक तरीका होता है जो कि शायद अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ जाए। तो हम कहाँ ऐसे बंदे हैं जो अपनी हमारे पास इतनी वो भी नहीं है। तो आई मीन टू से डैट के दुआएँ चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ। तो अपनी दुआएँ मुझे हमेशा याद रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।